नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे क्लास 12 का सोशियोलॉजी चल रहा है, जिसके चैप्टर 3 के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं और इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। चैप्टर का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो आइए आज हम इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम आपको इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। सेकेंड पार्ट में सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा है जाति को समझना। जाति के बारे में हमने आपको बताया था, इंग्लिश में इसे कास्ट के नाम से जानते हैं। तो जाति को समझना जो है वो इंपॉर्टेंट है। जाति को दो समुदायों के मिश्रण के रूप में जाना जा सकता है, मतलब दो अलग अलग समुदायों के मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? जो मिली जुली हुई चीज होती है ना, उसे हम मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो जाति को समझने के लिए हम पहला तो है भिन्नता एवं अलगाव और दूसरा जो है वो संपूर्णता एवं अधिकतम है। तो इन दोनों चीजों के मिश्रण से जो चीज तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। तो देखिए, प्रत्येक जाति अन्य जाति से भिन्न होता है। हमारे भारत की संस्कृति में आपको अलग अलग तरह की जातियां दिखेंगी। पहले पार्ट के वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे यहाँ बहुत तरह की अलग अलग जातियां हैं। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक जाति जो है वो क्या है? पहले के अन्य जाति से अलग है, भिन्न है। सभी जाति एक समान नहीं है, सबका अपना अपना कर्म अलग है, काम अलग है, जातियां अलग है, वर्ण अलग है। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ गोत्र भी अलग है। शादी, पेशे एवं खान पान के संबंध में प्रत्येक जाति एक विशिष्ट स्थान होता है। देखिए, शादी हो या पेशे, पेशे का मतलब होता है काम धंधा। जिस प्रकार के रोजगार से वो जुड़े होते हैं उसे हम पेशे के नाम से जानते हैं। इसके अलावा खान पान के संबंध में जो प्रत्येक जाति है, जितनी भी जातियां अभी मौजूद है भारतीय संस्कृति में, उनका विशिष्ट स्थान होता है। श्रेणी, अधिकतम, अधिक्रम, अधिक्रम मतलब होता है क्रमबद्ध, एक सूचीबद्ध जातियों का आधार जो है वो शुद्धता और अशुद्धता होता है। अब देखिए, जातियों का जो आधार है, बेस है, वो किस चीज के ऊपर निर्धारित करता है? शुद्धता और अशुद्धता के हिसाब से करता है। वे जातियां शुद्ध या पवित्र मानी जाती है जो कर्म कांडों और धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहती है। भारतीय संस्कृति में वो जातियों को सबसे ज्यादा शुद्ध मतलब प्योर, अच्छा, ऊपर माना जाता है, जो ऐसे काम करते हैं जैसे कि पूजा पाठ कराना, धर्म को पढ़ना, कर्म कांडों को कराना, धार्मिक कृत्य मतलब धर्म के कामों में अपना सहयोग देना, मतलब कि अपने आप को झोंक देना। तो वो सबको ना क्या कहा जाता है? उच्चतम श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में ब्राह्मण और क्षत्रियों को रखा जाता है। इसके विपरीत असंस्कारित जातियां अशुद्ध और अपवित्र मानी जाती है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो धर्म कांड नहीं करते हैं, या वेद पाठ नहीं करते हैं, या संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, या कर्म कांड नहीं करते। उन्हें क्या कहा जाता है? अशुद्ध कहा जाता है या फिर अपवित्र कहा जाता है। हमारे भारतीय समाज में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिसे हम तुच्छ और निम्न समझते हैं, मतलब छोटा समझते हैं। तो ये था हमारा जाति को समझना और जाति के प्रकार। अगला टॉपिक जो है वो हमारा कहता है उपनिवेशवाद तथा जातीय व्यवस्था। उपनिवेशवाद और जाति का व्यवस्था, रख रखाव, किस ढंग से हमारे भारतीय संस्कृति में जाति का प्रचलन चल रहा है और काम कर रहा है। आधुनिक काल में जाति पर औपनिवेशिक काल एवं स्वतंत्रता के बाद का प्रभाव है। अभी के समय में, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में अगर जाति की बात कर लें तो जाति में, आधुनिक काल का क्या मतलब है? मतलब अभी के समय में, वर्तमान समय में। तो जाति पर क्या है? औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद का प्रभाव है। जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है ना, उसका प्रभाव है। ब्रिटिश शासकों के कुशलता पूर्वक शासन करने के लिए जाति व्यवस्था की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया। अंग्रेज जब तक हमारे भारत पे शासन कर रहे थे तो हमारे भारत में अलग अलग तरह की जातियों की समस्या थी। इन्हें समझने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया ताकि वो हमारे भारत पे सही तरीके से शासन कर पाए। 1901 में क्या हुआ? हर्बर्ट रिजले ने जनगणना शुरू की जिसमें जातियां गिनी गई। हर्बर्ट रिजले, याद रखिएगा, 1901 ईस्वी में हर्बर्ट रिजले ने सबसे पहले जनगणना किस चीज के ऊपर किया? तो जातियों के आधार पर, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत की संस्कृति में बहुत अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। तो इन जातियों को गिनने का काम किसने किया? 1901 में हर्बर्ट रिजले ने किया। भू राजस्व व्यवस्था एवं उच्च जातियों को वैध मान्यता दी गई। भू राजस्व मतलब जिनके पास भूमि बहुत ज्यादा थी, और उच्च जाति मतलब क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, भूमिहार हो गए, और भी बहुत सारे ऐसी जातीय व्यवस्था थी जिनको उच्च श्रेणी की मान्यता प्राप्त हुई कि ये शुद्ध हैं, प्योर हैं, कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, इसलिए इन्हें उच्च जातियों की वैधता के हिसाब से रखा गया। प्रशासन ने पद दलित जाति, जिन्हें उन दिनों दलित वर्ग कहा जाता था, के कल्याण में भी रुचि ली। पद
दलित, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। पद दलित मतलब पैरों के तले रौंदे जाने वाली जातियां, ऐसी जातियां जो बहुत नीचे थी, बहुत गरीब थी, तुच्छ थी और उन्हें छोटा समझा जाता था, उन्हें हम क्या कहते हैं, पद दलित जातियां कहते हैं। हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इन पद दलित, जिसे हम क्या दलित वर्ग कहते हैं, उनके उत्थान के लिए भी रुचि ली। उत्थान कहने का मतलब है उनको ऊपर ले जाने का, उनको अच्छा समाज देने का, उन्हें अच्छा व्यवस्था देने का, उन्हें पढ़ाई लिखाई देने का, उन्होंने कल्याण में उनके रुचि को लिया। तो ये था हमारा उपनिवेशवाद तथा जाति व्यवस्था। अगला टॉपिक जो है वो हमारा कहता है भारतीय सरकार का अधिनियम 1935। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सरकार का अधिनियम 1935, भारत सरकार ने जो नए रूल रेगुलेशन बनाए थे 1935 में, वो क्या था? तो अब देखिए, भारत सरकार का अधिनियम 1935 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को कानूनी मान्यता दी गई। अभी तक जितने भी दबे कुचले वर्ग के लोग थे, गरीब थे, नीचे तबके के लोग थे, या फिर जिन्हें हम दलित वर्ग के नाम से जानते थे, उनको 1935 में किसने, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को भी मान्यता प्राप्त हुआ, कानूनी मान्यता मिल गया। इसमें उन जातियों को शामिल किया गया जो औपनिवेशिक काल में सबसे निम्न थी, सबसे नीचे दबी कुचली पद दलित थे। पद दलित मतलब पैरों तले कुचले जाने वाली जातियां थी। इनके कल्याण की योजना बनी, मतलब इनको ऊपर लाने के लिए, अग्रसर करने के लिए, इनके जीवन को उत्थान करने के लिए इन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई। जाति का समकालीन रूप अगर देखेंगे तो आजाद भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए। आजाद भारत में बहुत सारे राष्ट्रवादी आंदोलन हुए जिसमें दलितों को संगठित किया गया। जितने भी निम्न कास्ट के लोग थे, छोटे दबे कुचले लोग थे, उनको संगठित किया गया। आपको भी पता होगा भीमराव अंबेडकर के दौरान बहुत सारे दलितों को साथ में लेके बहुत तरह के राष्ट्रीय उस समय बातों को, अपने विचार को रखने के लिए इन लोगों ने हड़कंप मचाया। देखिए, नाम भी आ गया, डॉक्टर अंबेडकर इन आंदोलनों के अग्रणी थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर खुद जो थे वो पद दलित ही थे, दबे कुचले वर्ग से आते थे, दलित वर्ग से आते थे। इसीलिए उन्होंने अपने वर्ग और आप कह सकते हैं अपनी जाति के लोगों के उत्थान के लिए आवाज उठाना शुरू किया। इसके अलावा वहां पे ज्योतिबा फूले भी थे, पेरियार थे, बाबा अंबेडकर थे। इन आंदोलनों के अग्रणी का कहने का मतलब है कि सबसे आगे बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे थे। राज्य के कानून जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध थे। प्रतिबद्ध कहने का मतलब है राज्य के लिए भी बहुत तरह के कानून बनाने के लिए वो अग्रसर थे। इसके लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए गए, जैसे अनुसूचित जाति तथा जनजाति को आरक्षण देने का। आरक्षण आपको पता है क्या है, कि आरक्षण से क्या लाभ हुआ, ये सारी चीजें पता है। तो ये सभी किसने दिलाया? तो यहाँ पे नाम है ज्योतिबा फूले, पेरियार, बाबा भीमराव अंबेडकर। ये सब वो लोग थे जिन्होंने इन लोगों को आरक्षण दिलवाने में इनका मदद किया। और देखिए, यहां पे है आधुनिक उद्योगों में जाति प्रथा नहीं है। अभी के समय में जितने भी हमारे व्यापार है, बिजनेस है, फैक्ट्रियां हैं, उनमें जाति प्रथा नहीं है। शहरीकरण द्वारा जाति प्रथा कमजोर हो गई। जब से शहर में लोग बसने लगे हैं ना, शहरीकरण कहने का मतलब है जब से हम लोग शहर में आ गए, तो यहाँ पे अब जाति की व्यवस्था कमजोर हो गई। यहाँ पे किसी का कोई जाति नहीं पूछता, हर लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का, अपने परिवार को सही ढंग से रखने का, अपने बच्चों को पढ़ाने का, और इस होड़ में उन्होंने जाति को छोड़ दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सांस्कृतिक एवं घरेलू क्षेत्रों में जाति सुदृढ़ सिद्ध हुई। सांस्कृतिक एवं घरेलू क्षेत्र कहने का मतलब है जो गांव के इलाके हैं, जहां पे गांव जैसा जगह है, गांव वाले इलाकों में ये जाति जो है वो बहुत मजबूत है। अभी भी अगर आप कहीं गांव में जाते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जाति व्यवस्था जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्न जाति के सदस्य उच्च जाति की धार्मिक क्रियाएं, घरेलू सामाजिक परिपाटियों को अपनाते हैं। अब देखिए, संस्कृतिकरण का क्या मतलब है। पहले आपको पता है कि पहले के समाज में क्या होता था कि जो उच्च जाति के लोग थे उनका काम बटा हुआ था, उनके कामों को निम्न जाति के लोग नहीं कर सकते थे। जैसे कि अगर कोई छोटे कास्ट का लोग है ना, तो वो पूजा पाठ नहीं कर सकता था, मंदिर नहीं जा सकता था, वेदों का पाठ नहीं कर सकता था, पूजा पाठ में कहीं हिस्सा नहीं ले सकता था। लेकिन संस्कृतिकरण के बाद क्या हुआ, जिसके बाद निम्न जाति के लोगों को भी उच्च जाति के वर्गों के काम को देख के उनके काम को अपनाने लगे। जैसे कि धार्मिक क्रियाओं में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया, घरेलू और सामाजिक परिपाटियों को अपनाने लगा, और संस्कृतिकरण इसी को कहा जाता है।
M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण एवं प्रबल जाति की संकल्पना बनाई। इनका नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, M.N. श्रीनिवास। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं प्रबल जाति क्या है। देखिए, वह जाति जिसकी संख्या बड़ी होती है, जिनकी जनसंख्या जो है वो बड़ी होती है। प्रबल जाति में आप पढ़ रहे हैं कि जिसकी जनसंख्या बड़ी होती है, भूमि के अधिकार होते हैं, भूमि उनके पास जमीन बहुत ज्यादा होता है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं जमींदार टाइप के लोग होते हैं, तथा राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी प्रबल होते हैं। राजनीति में भी उनका वर्चस्व होता है, आर्थिक मतलब पैसे पूंजीपट्टी वाले लोग होते हैं, और सामाजिक, समाज के अंदर भी उनका दबदबा होता है, प्रबल जाति में गिने जाते हैं। देखिए, बिहार में यादव, आपको पता है लालू प्रसाद यादव का नाम आपने सुना होगा। बिहार में लालू प्रसाद यादव के जो यादव भाई साहब हैं, उनकी जाति बहुत ज्यादा प्रबल है, क्योंकि वहां पे आपको यादव की जनसंख्या ज्यादा मिलेगी, भूमिहार की जनसंख्या ज्यादा मिलेगी, तो ये दोनों जो है वो प्रबल जाति के नाम से वहां पे जाने जाते हैं। कर्नाटक में आप बोकलिंग, ये जो जाति है, महाराष्ट्र में मराठी, तो ये सब जाति जो है वो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा जनसंख्या में है, और जिस क्षेत्र में जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा हो और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मजबूती उनके पास हो, तो उसे आप प्रबल जाति के नाम से जान सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वर्तमान में जाति व्यवस्था। अभी के समय में, प्रेजेंट टाइम में जाति की व्यवस्था कैसी है, तो समकालीन दौर में जाति व्यवस्था उच्च जातियों, नगरीय, मध्यम एवं उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। अभी के समय में आप जाति व्यवस्था के ऊपर बात करें तो ये उच्च जाति, मध्य जाति, निम्न जाति ऐसा कुछ नहीं है। हर एक लोग जो है वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के दौर में है, और वो जातियों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। खासकर जब बात शहर की कर ले तो शहरों में ये सब चीजें बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। तो वर्तमान में जो जाति व्यवस्था है वो अभी उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। कोई अगर होगा तो अपने घर पे होगा। शहरों में ये या गाँव में कोई भी छोटी जाति को दबा नहीं सकता, गाली नहीं दे सकता, मार नहीं सकता, क्योंकि ये जातियों की जो व्यवस्था है अब पहले की तरह नहीं है कि उच्च जाति और निम्न जाति में बहुत सारे आपको अंतर देखने को पहले मिलते थे। ये सब चीजें अब यहाँ पे आपको अदृश्य होती हुई दिखाई देगी। अभिजात वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। आज विशेषकर शहरों में विभिन्न जातियों के लोग अच्छी एवं तकनीकी शिक्षा और योग्यता पाकर एक विशेष वर्ग में परिवर्तित हो गए। शहरों में आने का मुख्य कारण क्या है? शहर में आने के बाद लोग ये सोचते हैं कि अब हमें कहीं ना कहीं से अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, अच्छे जगह जॉब करनी है जिससे अच्छा पैसा हो। तो ये पैसे वाले पार्टी जो है ना, इनका एक अलग वर्ग है। ये किसी भी जाति धर्म के मोहताज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी के समय में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने आप को पैसे वाला बनाना चाहते हैं। उनके पास गाड़ी, लैपटॉप, एप्पल का मोबाइल इत्यादि यही सब चीज चाहते हैं वो। तो ये सब चीजें क्या है? अभिजात वर्ग कहलाते हैं। अभी के समय में जो शहरों में ये लोग जो अपने आप को उन्नत बना रहे हैं, ये अभिजात वर्ग कहलाते हैं। राजनीति और उद्योग व्यापार में इन जातियों का वर्चस्व बढ़ने लगा है। किसे? अभिजात वर्ग का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग सदस्यों की मूल जाति अदृश्य हो गई है। किसी भी जाति के ऊपर लेके अभिजात वर्ग काम नहीं करते हैं। ये खुद को बेहतर बनाने के लिए है और खुद को बेहतर बना रहे हैं। तो अभिजात वर्ग का काम यह है कि वो अपने आप को जाति के तौर पे नहीं गिनवाते हैं, वो अपने काम के हिसाब से अपने आप को एक नए वर्ग में ढालते जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात कर ले अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति, जो सरकारी नीतियों के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त कर उच्च स्तर की नौकरियों में और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पा रही है। अब देखिए, आरक्षण जो मिला है, आरक्षण मिलने का मेन फायदा, मैंने आपको बताया था कि आरक्षण के फायदों के बारे में बताऊंगा। तो जो बहुत ही दलित वर्ग के लोग थे, नीचे वर्ग के लोग थे, उनको जब से आरक्षण मिला है तब से उन्हें अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जा रही है। तो वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छे अच्छे संस्थानों में एडमिशन मिल जा रहा है, जिससे उनके बच्चे पढ़ते जा रहे हैं और खुद को अभी डेवलप करते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने अभिजात वर्ग को भी समझ लिया। अगला टॉपिक हमारा कहता है जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय किसे कहते हैं? जनजातियां ऐसे समुदाय थे जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे। ये वो लोग थे जो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते थे, न हिंदू के धर्म का पालन करते थे, न बौद्ध का, न जैन का, न क्रिश्चियन का, किसी धर्म को मानते ही नहीं थे। इसलिए इनको अलग बना दिया गया, अलग कर दिया गया। ये विरोध का रास्ता और गैर जनजाति के प्रति अपनाते थे। ये हमेशा विरोध में रहते थे। जो भी लोग जिस रास्ते को अपनाते थे ना, उनके विरोध में रहते थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाए गए, जहां पे इसी तरह के जनजातीय समुदायों का निवास है। तो इस तरह से आपने जनजातीय समाज को समझ लिया या समुदाय को समझ लिया, जो हमेशा विरोधावस्था में रहते थे और किसी भी लिखित धर्म ग्रंथों को नहीं मानते थे।
जनजातीय समाजों का वर्गीकरण, जनजातीय समाज जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में जिनका निवास है, उनके जनजातीय समाजों का वर्गीकरण भी हुआ है, जिन्हें दो भागों में बांटा गया। एक है अस्थाई विशेषक और दूसरा है अर्जित विशेषक। अब आपको अस्थाई विशेषक और अर्जित विशेषक के बारे में जानना है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि अस्थाई विशेषक किसे कहते हैं। अस्थाई विशेषक, इसमें क्षेत्र, भाषा, शारीरिक गठन सम्मिलित है। अस्थाई विशेषक में क्या है कि इनके क्षेत्र का अपना भाषा, शारीरिक गठन इत्यादियों के आधार पर इनका बंटवारा हुआ है, भाषा के आधार पर। दूसरा है अर्जित विशेषक, जनजातियों में जीवन यापन के साधन तथा हिंदू समाज के मुख्य धारक से जुड़ना है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हिंदू के समाज, हिंदू के धर्म ग्रंथ, हिंदू के विचारधाराओं से खुद को जोड़ा है, जिन्हें हम अर्जित विशेषक कहते हैं, मतलब इन्होंने कुछ अर्जित किया है। और अस्थाई विशेषक में ऐसा अपोजिट है, इनका भाषा और शारीरिक गठन पे इनका क्षेत्र का निर्माण किया गया है। अब देखिए मुख्य धारा के समुदायों के जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण। अब दृष्टिकोण क्या है? मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों, मुख्य धारा के मतलब कहिए कि समाज के जितने भी और लोग हैं वो जनजातीय समुदाय के बारे में क्या सोचते हैं, उनका विचार क्या है। तो जनजाति समाजों के राजनीतिक तथा आर्थिक मोर्चे पर साहूकार तथा महाजनों के दमनकारी कुचक्रों को सहना पड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, जनजाति समाजों को राजनीतिक, राजनेता, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों ने इनको कुचला, इनका दमन किया। आर्थिक मोर्चे पे साहूकार इनके गरीबी का फायदा उठाया पैसे वालों ने, और इनको बहुत ज्यादा परेशान किया गया। 1940 के दशक के दौरान पृथक्करण बनाम एकीकरण विषय पर बहस चली, तो ये तस्वीरें सामने आई। जब पृथक्करण और एकीकरण के विषय पर जब चर्चा होनी शुरू हुई, तब जाके पता चला कि ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो दबे कुचले लोग थे, इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। राजनीतिक राजनेताओं ने किया, बड़े बड़े साहूकारों ने किया, इन्हें अपने लोभ में फंसाकर इनको बहुत दमन किया गया और इनको बहुत ज्यादा कुचक्रों को सहना पड़ा। तो अब पृथक्करण के बारे में भी आपको जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथक्करण जानना पड़ेगा, तभी तो आप समझ पाएंगे कि पृथक्करण बनाम एकीकरण विषय क्या था। कुछ विद्वानों का मानना था कि जनजातियों, कुछ विद्वान, कुछ समाज शास्त्र के बड़े बड़े लोग ये मानते थे कि जनजातियों की गैर जनजातीय समुदाय से रक्षा की जानी चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो जनजातीय जो लोग हैं उनको गैर जनजातीय लोगों से सुरक्षा प्रदान होना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग जनजातियों को अलग अस्तित्व मिटाकर उन्हें भूमिहीन श्रमिक बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो गैर जनजातीय लोग थे वो जनजातीय लोगों को उनके भूमि को छीन लेते थे, उनके अस्तित्व को खत्म करना चाहते थे, उनको नस्लो नाबूद करना चाहते थे। इसलिए उन्हें सुरक्षा देने की बात की गई ताकि इनका अस्तित्व बना रहे, ये समाज में बने रहे। कौन? जनजातीय समुदाय के लोग। पॉइंट हमारा है एकीकरण। आइए हम एकीकरण के बारे में जानते हैं। कुछ विद्वानों का मत था कि जनजातियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों का यह मानना था, कुछ समाजशास्त्रियों का यह मानना था कि आपको जनजातियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो समाज में विकास कर पाए और उन्नत जीवन को अपना सके। अब हम आपको बताते हैं अगला टॉपिक, राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप जातीय समुदायों को बुरी तरह प्रभावित किया। बड़ी बड़ी परियोजना मतलब सरकार ने जो बड़ी बड़ी परियोजना लाया, बांध का, जंगल का, इससे क्या हुआ, इन जनजातियों के जीवन पर ना बहुत बुरा असर पड़ा। बड़े बड़े बांध बनाए गए, मैंने अभी आपको बताया, बड़े बड़े बांध बनाने से क्या हुआ, ये छत्तीसगढ़ झारखंड के जंगल वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, जिनके घर के आसपास से बांध बनाने के कारण इनकी जमीनें छीन ली गई, इन पर दमन किया गया, इन पर अत्याचार किया गया, कारखाने स्थापित किए गए जिससे इनका दमन हुआ और खानों की खुदाई शुरू की गई, मतलब जमीनों को खोद के खानों की खुदाई शुरू हो गई। इस प्रकार के विकास से जनजातियों को हानि की कीमत पर मुख्य धारा के लोग लाभान्वित हुए। यहाँ पे जो जनजाति था उसे तो हानि हुआ, लेकिन मुख्य धारा के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि खानों से निकलने वाले सोने, हीरे, जवाहरात, कोयला और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इनको पैसे वाला बनवा रहा था, लेकिन जनजातियों के लोगों को इससे हानि हो रहा था। अधिकांश जनजातीय समुदाय वनों पर ही आश्रित थे, क्योंकि वो जंगलों के अंदर रहने वाले लोग थे, तो उनका जो खाने का, खेती का, जीवन यापन का मुख्य स्रोत था वो जंगल था। लेकिन अब जंगल कटने लगा, बांध बनने लगे, कारखाने बनने लगे, फैक्ट्रियां बनने लगी, इससे उनके जीवन पर बहुत बुरा असर हुआ।
इसलिए वन छीन जाने से उन्हें भारी धक्का लगा, जंगलें हट गई और जनजातीय संस्कृति विलुप्त हो रही है। विकास की आड़ में बड़े पैमाने पर उन्हें उजाड़ दिया गया। सरकार ने जो विकास का ढिंढोरा पीटा, इससे उनकी जातियों व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा और आज के समय में देखा जा रहा है कि वो उनकी जातियों को पूर्ण रूप से उजाड़ दिया गया है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक लंबे संघर्ष के बाद, लंबे लड़ाई झगड़े के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य का दर्जा मिला। नहीं तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था और झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, लेकिन ये लड़ाइयां जो चल रही थी इस कारण से झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य बनाया गया। देखिए, सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदम, कठोर कदम या ठोस कदम कह सकते हैं आप, फिर उनसे भड़के विद्रोहों ने पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज को भारी हानि पहुंचाई। उनके अंदर के जो लोग थे उन्होंने पूर्वोत्तर के जगहों पर भारी विद्रोह मचाया, भारी हानि मचाई। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास जनजातीय समुदायों में स्नेह स्नेह एक शिक्षित मध्य वर्ग का उद्भव हो रहा है। मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे पैमाने पर धीरे धीरे उनका विकास हो रहा है। जिस तरह से वो पढ़ लिख रहे हैं तो अब इन सब चीजों से वो दूरियां बनाते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि एक अभिजात वर्ग है जो शहरों में आके खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ऐसे ही अब आम लोग जो गांव में रहते हैं, जो झगड़े लड़ाई से दूर रहना चाहते हैं, वो शहर में आके अपने आप को बिजी कर लेते हैं ताकि वो अपने आप को सही से रख सकें। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है परिवार। अब परिवार के बारे में समझिए, परिवार किसे कहते हैं? सदस्यों का वह समूह जो रक्त, विवाह या गोत्र संबंध नातेदारों से जुड़ा होता है। देखिए, परिवार का मतलब क्या होता है? हमारे परिवार में हम 5 आदमी हैं, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन। इसका क्या मतलब है कि हम सभी में कहीं ना कहीं खून का रिश्ता है और खून के रिश्ता के अलावा गोत्र के संबंध भी हैं। गोत्र से अब हमारा और हमारी बहन का गोत्र तो समान होगा। तो इस तरह के चीजों को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। परिवार को आपने समझ लिया। अब हम आपको परिवार के प्रकार के बारे में बताते हैं। पहला जो प्रकार है वो है मूल या एकांकी परिवार। दूसरा जो है वो विस्तृत या संयुक्त परिवार। ये परिवार के 2 प्रकार हैं। तो देखिए, मूल और एकांकी परिवार किसे कहते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हैं। पिता माता और उनके बच्चे यदि साथ में रहते हैं तो उसे मूल या एकाकी परिवार कहते हैं। वहीं पे विस्तृत या संयुक्त परिवार कहने का क्या मतलब है? 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। मतलब दादाजी के भाई भी हमारे साथ ही रहते हैं और दादाजी के जितने भी बेटे हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं और दादाजी के भाई के भी जितने बेटे हैं वो हमारे साथ रहते हैं। तो इसे हम विस्तृत या संयुक्त परिवार कहते हैं। तो परिवार के 2 पार्ट हैं, आपको पता है 2 प्रकार के हैं, मूल और एकांकी परिवार जिसमें माता पिता के साथ सिर्फ बच्चा रहता हो, और संयुक्त परिवार में जिसमें कि और बहुत सारे लोगों का जमावड़ा रहता हो, तो इसे हम संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा कहता है निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार। जहां हम रहते हैं उसके आधार पर परिवार का जो प्रकार है, एक तो है पितृस्थानीय परिवार और दूसरा है मातृस्थानीय परिवार। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का ना रीढ़ की हड्डी है आप कह सकते हैं, पितृस्थानीय परिवार और मातृस्थानीय परिवार। तो पितृस्थानीय परिवार में क्या होता है? नवविवाहित जोड़ा जिसकी नई नई शादी होती है, वर के माता पिता के साथ रहता है। वर के माता पिता के साथ रहता है मतलब अपने लड़की जो है वो अपने ससुराल चली जाती है, अपने पति के साथ चली जाती है। लेकिन मातृस्थानीय परिवार जो है, इसमें नवविवाहित जोड़ा जिसकी नई नई शादी होता है वो वधू के माता पिता के साथ रहती है। मतलब कि अपने ससुराल में उसे रहना पड़ता है, अपने पत्नी के मतलब लड़की के मम्मी पापा के साथ रहना पड़ता है। तो ये 2 प्रकार के निवास के आधार पर परिवार के बांटा गया है। पहला है पितृस्थानीय परिवार और दूसरा है मातृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार में लड़की जो है वो लड़के के माता पिता के साथ जाती है और मातृस्थानीय परिवार में जो लड़की है वो अपने घर ही रह जाती है, लड़का लड़की के घर रहता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार। सत्ता के आधार पर जो परिवार का प्रकार है उसमें है पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार में क्या है? जायदाद और वंश पिता से पुत्र को मिलता है। एक बाप जो है अपना सारा जायदाद, सारा जमीन, पैसा, पूंजी जो भी है वो अपने पुत्र को दे देता है, उसे हम पितृवंशीय परिवार कहते हैं। मातृवंशीय परिवार में क्या होता है? जायदाद और वंश जो है वो माँ से बेटी को मिलता है। मतलब माँ जो है वो अपने बेटी को सारा प्रॉपर्टी दे देती है, जमीन जथा पूंजी पैसा गहना सोना चांदी हीरा मोती XYZ कुछ भी हो वो अपने
माता से अपने बेटी को प्राप्त हो जाता है, उसे हम मातृवंशीय परिवार कहते हैं। और पितृवंशीय परिवार में जायदाद, धन दौलत, पैसा, गहना, सोना, चांदी जो है वो पिता से पुत्र को प्राप्त हो जाता है। पॉइंट हमारा कहता है वंश के आधार पर परिवार के प्रकार। वंश के आधार पर भी परिवार के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। अब पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है, पुरुषों की सत्ता एवं प्रभुत्व होता है। आपके घर में आपके पिताजी की चलती है या फिर आपके दादाजी की चलती है, अगर ऐसा चलन है तो वो पितृसत्तात्मक परिवार कहलाएगा, जिसमें पुरुषों की सत्ता एवं प्रभुत्व होता है। घर में आपके पापा की चलेगी। लेकिन इसके अपोजिट मातृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है, स्त्रियां समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती है। मतलब जो आपके काम पापा करते थे वो अब आपकी मम्मी करेगी और माता की चलेगी और या दादी की चलेगी। तो ऐसे में आप उस परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार के नाम से जान सकते हैं। पॉइंट हमारा कहता है पारिवारिक ढांचों में बदलाव। परिवार के ढांचों में बदलाव क्या है, सामाजिक संरचना में बदलावों के परिणाम स्वरूप पारिवारिक ढांचों में बदलाव होता है। यदि समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को मिले तो आप देखेंगे कि आपके परिवार में उसी रूप से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे बताएं, पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों से रोजगार की तलाश में पुरुषों को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, जिसमें महिला प्रधान परिवारों की संख्या काफी बढ़ गई। जो पहाड़ी क्षेत्र था उसके जो गांव के लोग थे वो अपने रोजगार को ढूंढने के लिए शहर पहुंचने लगे और इसमें जो महिला प्रधान परिवार था उनकी जनसंख्या ज्यादा थी। जहां पे मातृसत्तात्मक था, जहां पे महिलाएं प्रमुख हुआ करती थी, उनके परिवार के लोग इन गांवों को छोड़ के शहरों में आने लगे अपनी रोजगार की तलाश में। उद्योगों में नियुक्त युवा अभिभावकों का कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाने से उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपने बूढ़े माता पिता को अपने पास बुलाना पड़ता था। अब गांव में कोई है नहीं तो अपने बूढ़े माता पिता को अपने पास बुलाएंगे ताकि उनकी देखभाल हो सके, जिससे शहरों में बूढ़े माता पिता की जनसंख्या में भारी वृद्धि हो गई। अब हर एक बच्चा अपने माता पिता को बुला के शहर ले आया, तो जिसमें क्या हुआ, शहरों में बूढ़े माता पिता की जनसंख्या ज्यादा हो गई और लोग व्यक्तिवादी हो गए। युवा वर्ग अपने अभिभावकों की पसंद की बजाय अपने पसंद से विवाह जीवन साथी का चुनाव करने लगे। अब देखिए, शहर में आने के बाद बच्चे पढ़ लिख गए, बच्चे को ज्ञान हो गया, बच्चे समझने लगे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अपनी जाति व्यवस्था को भी छोड़ के दूसरे जातियों में अपनी शादियां करने लगे। पॉइंट हमारा कहता है खासी जनजाति। परिवार ढांचे में बदलाव में खासी जनजाति और मातृवंशीय संगठन, खासी जनजाति मातृवंशानुक्रम संगठन का प्रतीक है। देखिए, खासी जनजाति में क्या हुआ कि जो मातृसत्तात्मक परिवार था या फिर आप कह सकते हैं मातृवंशानुक्रम जो परिवार था जिसमें माताओं की चलती थी, मातृय परंपरा के अनुसार खासी परिवार में विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर पे रहता है। मतलब वो अपने ससुराल में जाके बस जाएगा, अपने माता पिता को छोड़ के लड़का क्या करेगा, लड़की के माता पिता के यहाँ जाके रहने लगेगा, मतलब पत्नी के घर रहने लगेगा। उसे हम खासी जनजाति में ऐसा होता है, पारिवारिक ढांचों में ऐसा बदलाव देखने को मिला। वहीं दूसरा है वंश परंपरा के अनुसार पारिवारिक ढांचों में बदलाव। वंश परंपरा के अनुसार उत्तराधिकार भी पुत्र को प्राप्त न होकर पुत्री को प्राप्त होता है। मतलब अक्सर आपने अभी तक तो अभी के समय में आपने यही देखा होगा, खासकर हमारे यहाँ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में अगर पिता नहीं रहे तो पिता का जो पदभार है वो पुत्र को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, पुत्र को प्राप्त न होकर पुत्री को प्राप्त होता है। खासी लोगों में माता का भाई यानी मामा माता को पुश्तैनी मतलब पुराने जितने भी जायदाद हैं, जमीन है, वो देख रेख करता है, अर्थात संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार माता के भाई को दिया जाता है। मतलब अब एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, अब मेरे मम्मी पापा हैं तो पापा को अधिकार ना होके मम्मी का अधिकार होगा, और मम्मी अपना अधिकार अगर मम्मी ना रखे तो अपने मेरे मामा को दे देगी, अपने भाई को दे देगी। मतलब उसके अंदर वो अधिकार होगा, हमारे पिता या चाचा या दादा या मैं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं होगा। संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार माता के भाई को दिया जाता था। इस स्थिति में वह स्त्री उत्तराधिकार के रूप में मिली संपत्ति को अपने ढंग से उपयोग नहीं कर पाती थी। इस प्रकार खासी जनजाति में मामा की अप्रत्यक्ष सत्ता संघर्ष को जन्म देता है। मामा प्रधान घर हो गया, मम्मी के साथ मामा का चलने लगा और पिताजी, चाचा, दादा मुंह देखते रह गए। तो ये था वंश परंपरा के अनुसार पारिवारिक ढांचों में बदलाव। खासी पुरुषों की दोहरी भूमिका को समझिए। खासी पुरुषों जो थे, खासी परंपरा जो है जनजाति कह लीजिए, इनकी दोहरी भूमिका को समझते हैं।
खासी पुरुषों की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती थी। एक ओर वो खासी पुरुष अपनी बहन की पुत्री की संपत्ति की रक्षा करता था और दूसरी ओर उस पर अपनी पत्नी तथा बच्चों के लालन पालन का भी उत्तरदायित्व होता था। एक तरह तो वो अपने पत्नी के लालन पालन, बच्चों के लालन पालन का भी उसके ऊपर जिम्मेदारी होता था, दूसरी तरफ अपनी बहन की जो संपत्ति थी उसका भी देखभाल इसे ही करना पड़ता था। दोनों पक्षों में स्त्रियां बुरी तरह प्रभावित होती थी। मातृवंशीय व्यवस्था के बावजूद खासी समाज में शक्ति एवं सत्ता पुरुषों के ही आसपास घूमती। देखिए, अब मातृ तो सत्ता है, मातृ के हाथ में सारा कुछ है, लेकिन देख कौन रहा है? भाई देख रहा है, और भाई कौन है? पुरुष है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मातृ सत्तात्मक परिवार में भी जो जायदाद का घूम फिराव होता था वो पुरुषों के हाथ में ही होता था। टॉपिक हमारा कहता है नातेदारी। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित हो, जैसे चाचा, मामा आदि, जिनका संबंध हमारे साथ डायरेक्ट हो। मम्मी का भाई, पापा का भाई, पापा के पिताजी, इन सब का संबंध हमारे साथ कैसा होगा? खून का रिश्ता होगा। इन्हें हम नातेदारी कहते हैं। और नातेदारी के प्रकार की अगर बात की जाए तो पहला है विवाह मूलक नातेदारी, जैसे साला, साली, सास, ससुर, देवर, भाभी आदि। ये विवाह मूलक नातेदारी, विवाह करने के बाद ये रिश्ते बन जाते हैं साला, साली, सास, ससुर का। दूसरा है रक्त मूलक नातेदारी, जैसे माता पिता, भाई बहन आदि। तो ये क्या है? इनके साथ हमारे रक्त का रिश्ता है। लेकिन जैसे मैंने अपने एक लड़की से शादी किया तो उसका जो भाई होगा वो मेरा साला बन जाएगा, तो ये रिश्ता बन गया है। लेकिन मेरे पापा के साथ मेरा रिश्ता मेरे जन्म से ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। तो ये नातेदारी के प्रकार थे। इस प्रकार से आपने देखा कि आपका जो चैप्टर 3 है, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, ये सोशियोलॉजी का क्लास 12 का चैप्टर था, जो यहाँ पे नोट्स के रूप में समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।